हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अजय कुमार और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सोम के टॉप 15 क्वेश्चन पार्ट 2। तो हम इसमें देखेंगे। इसके हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका करेक्ट मैच करना है। तो हम पहले टेनासिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी और मलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यू टू डिफॉर्म विदाउट मच इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, extension in a direction without rupture, ability to be draw out by tension to a small section without rupture। ठीक है। तो इसमें जो हमारा एक्सटेंशन इन द डायरेक्शन क्या होता है? एक्सटेंशन इन डायरेक्शन होता है आपके पास डक्टिलिटी, है ना। एक्सटेंशन क्या होता है? डक्टिलिटी होता है ना। तो आपके पास एक्सटेंशन क्या है? ये वन डायरेक्शन में हो गया तो डक्टिलिटी हो गया। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन प्लास्टिसिटी। और आपके पास मेलेबिलिटी, ये विदाउट रप्चर वाला दिया हुआ है ना, स्मॉल सेक्शन में। टेनासिटी हो गया आपके पास ये। तो आपके पूरे हो गए। अगला देखते हैं एक्सप्लेनेशन। टेनासिटी, दिस रेफर टू ए मटेरियोलॉजिस्ट ब्रेकिंग और फ्रैक्चरिंग अंडर टेंशन। ठीक है। ए मटेरियल विद हाई टेनासिटी कैन विदस्टैंड सिग्निफिकेंट फोर्स बिफोर इट फॉल। एग्जाम्पल, स्टील एज ए हाई टेनासिटी कंपेयर टू ब्रिटल मटेरियल लाइक ग्लास। मतलब ये कह रहा है कि जब कोई मटेरियल हाई टेनासिटी पर सिग्निफिकेंट करता है फोर्स के साथ फेल होने से पहले, ठीक है, फेल होने के बाद। ठीक है। प्लास्टिसिटी, दिस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट ब्रेकिंग व्हेन ए फोर्स अप्लाइड। ए मटेरियल विद हाई प्लास्टिसिटी can be shaped or molded without returning to its original shape। एग्जाम्पल जैसे क्ले, सर्टेन मटेरियल एग्जिबिट हाई प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी, दिस द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल स्ट्राइक ड्रॉ अराउंड इन द वायर, थिन वायर के रूप में जिसे हम देखते हैं ना, जैसे सोना हो गया तो उसका भी पतली तार बनता है ना, विदाउट ब्रेकिंग। ए मटेरियल विद हाई डक्टिलिटी कैन अंडरगो द इलोंगेशन विदाउट फ्रैक्चरिंग। एग्जाम्पल इसका कॉपर ले लो, गोल्ड हाई डक्टाइल मटेरियल। ठीक है। मैलेबिलिटी, this is the ability of material to be harmed or rolled into thin sheet without breaking. A material with high malleability can be easily shaped under compressive force। compressive force लगाएंगे हम चादर बनाने के लिए, जैसे गोल्ड का बना सकते हैं, एल्यूमिनियम की भी, एंड हाईली malleable मेटल। ठीक है। तो आपका आंसर हो गया इसमें, ये फिल इन द मैच हम ऐसे करेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा इलोंगेशन। इलोंगेशन में हमने जो पढ़ा था ना, इलोंगेशन में हमने हमने एक फॉर्मूला देखने हैं यहाँ पे ना आज ना। तो इलोंगेशन में हम क्या देखते हैं? हमने देखा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हमने पढ़ा है। तो स्ट्रेस और जब प्रोपोर्शनल रहेगा तो क्या आएगा? ई, यानी कि यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ये होता है हमारा यंग मॉडुलस। ठीक है। तो स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो गया ई इंटू डेल एल अपॉन एल, ये तो हमारा स्ट्रेन। तो डेल एल बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? एफ एल अपॉन ए इंटू ई। ठीक है। इसे हम एम एम, एम एम इसका हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर, है ना। ये इनके तीनों हम इसमें तीनों रूप में डेल एल की यूनिट को लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन। एक एक माइल्ड स्टील वायर है जो 5 mm डायमीटर है, 1 मीटर लॉन्ग है। तो डायमीटर कितना है इसका? डायमीटर कितना दिया हुआ है? 5 mm। और लॉन्ग कितना है? लॉन्ग दिया है 1 मीटर लॉन्ग। इफ द वायर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स, पी कितना दिया है? पी है एफ, है ना, 10 किलोमीटर। फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द रोड। एक्सटेंशन मतलब हमें डेल एल फाइंड करना है इसमें। और ई की वैल्यू दी है इसमें 200 जी पी ए। अच्छा, ये यहाँ पर अगर मैंने 200 जी पी दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं 200 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं। तो जी पी को हम, जी पी जब तोड़ेंगे तो हम 10 की पावर 3 लेके चलते हैं। ठीक है। एम पी होता तो फिर हम 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो डेल एल आएगा, डेल एल का फॉर्मूला भी पढ़ा हमने, पी एल अपॉन ए इंटू
ई। ठीक है, तो वैल्यू मैं इधर रख देता हूँ। तो पी की वैल्यू कितनी है, 10। 10 किलो को चेंज कर लो, 10 × 10⁻³ कर दो। और ये आपके पास है एल। एल कितना हो गया आपके पास, 1 मीटर, यानी कि इसे 1000 लिख लो। तो ये पी एल, यानी कि डेल एल की वैल्यू हम चेंज चल रहे हैं, पी एल अपॉन ए ई। तो ए की वैल्यू कितनी है, 5 mm, 5 mm डायमीटर है ना इसका। तो हम इसे चेंज कर लेते हैं, 5 mm, यानी कि π/4 इंटू डी स्क्वायर, यानी कि 5 का होल स्क्वायर इंटू ई। ई कितना हो गया, 200 × 10⁻³ ठीक है। तो 10⁻³ से 10⁻³ कट गया, और ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, है ना। 2×5 = 10, और एक इस 5 से एक 5 गया, यहाँ बचा 5, और इस 5 से एक 5 गया, यहाँ बचा 2। तो ये आपके पास आ गया 8/π। ठीक है, तो डेल एल, तो डेल एल की वैल्यू कितनी आएगी, 8/π। ठीक है, इसे आप सोल्व कर लेना, कैलकुलेटर के माध्यम से कर लेना अगर वैसे नहीं होगा ना। इलोंगेशन ऑफ द कंपोजिट बॉडी। तो इलोंगेशन ऑफ द कंपोजिट बॉडी का मतलब क्या है, कंपोजिट बॉडी के अंदर हम इलोंगेशन चेक करेंगे। जैसे जैसे हम यहाँ पे, हमारा कोई सेक्शन है, वो ऐसे 2-3 मटेरियल का मिलके बना है ना, 2-3 मटेरियल से मिलकर बना है। ऐसा मान लो, इसका मान लो कि इसका एरिया A1 है, मटेरियल E1 है, लेंथ L1 है। ऐसे इसका फोर्स लग रहा है P, ऐसा मान लो। और यहाँ पे इसका एरिया मान लो A2, इसे मान लो आप E2, इसे मान लो आप L2, इसकी लेंथ है ना। यहाँ पे आपका E3, यहाँ पे आपका E3, यहाँ पे आपका L3। तो इसके लिए इलोंगेशन का फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला क्या है, डेल एल, पी एल अपॉन ए इंटू ई। तो इसमें अलग अलग सेक्शन में लिखा जाएगा, है ना। तो इसका अलग अलग सेक्शन करके हम लिख लेंगे, क्योंकि पूरा टेंशन में हमारा। तो अगर हमारा पूरा टेंशन में, तो हम इसका अलग अलग करके लिख देंगे, डेल बराबर, पहले सेक्शन का लिखेंगे, पहले पी L1 A1 इंटू E1, पी L2 इंटू A2 इंटू E2, प्लस पी L3 इंटू A3 इंटू ई E3। ठीक है, तो हम ये ऐसे फॉर्मूला हम बना सकते हैं किसी भी कंपोजिट सेक्शन का, यदि उसमें इलोंगेशन पूछा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर तो ऐसे फॉर्मूला हम बना सकते हैं। हाँ, जैसे देखो ये क्वेश्चन है ना, एक कंपोजिट रोड है 100 mm लॉन्ग, इट्स 2 and 40 40 mm स्क्वायर, 30 mm स्क्वायर, और इनका एरिया दिया हुआ है, और लेंथ दी है 300 mm और 200 mm रिस्पेक्टली। और मिडिल पोर्शन जो दिया है वो 20 mm स्क्वायर दिया है, एरिया इतना दिया है, लेंथ इतनी दी है। इफ द रोड सब्जेक्ट टू एक्सियल लोड कितना 100, तो फाइंड आउट टोटल एलोंगेशन। ये कंपोजिट सेक्शन का क्वेश्चन है ना। इसमें हमें 2 एंड दिए, तो 2 एंड बनाते हैं इसका ना, पहले एक ये बना दिया, और एक ऐसा बना दो ये भी। फिर इसने दिया एक बीच वाला पोर्शन दिया है ये वाला, चलो ऐसे जोड़ देते हैं, कुछ मिलोगे से निकल जाएगा। तो ए की वैल्यू ई सेम है सबका, यानी कि पूरा पूरा एक मटेरियल से मिलकर बना है, क्योंकि ई दिया बस खाली है ना। तो ये 100 mm लूँगा, इस 2 and 40, ये 40 का मान लो कि 40 mm स्क्वायर है, ये मान लो आप 30 mm स्क्वायर है। 40 वाले की लेंथ कितनी दी है, 300 mm, और इसकी लेंथ कितनी दी है 30 वाले की, 200 mm, 200 mm। और मिडिल पोर्शन कितना दिया हमने, 20 20 mm स्क्वायर। और आपका ये क्या दिया लेंथ इसकी, 500 mm दी है। ठीक है, और टेंसाइल लोड इधर जो लग रहा है, पी कितना है, 1000 न्यूटन है। और इधर कितना लोड लग रहा है आपका, इधर भी आपका 1000 न्यूटन है। ठीक है, हमने भी फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला हमने पढ़ा डेल बराबर 3 सेक्शन, है ना। तो अगले वाले पर कर देता हूँ। तो अच्छा, ये टेम्पर्ड बार का दिया हुआ है ना, तो इधर यहाँ कर देता हूँ ना मैं। हाँ, यहाँ फॉर्मूला ले देता हूँ पहले, यहाँ से देख लेना। तो डेल एल बराबर, डेल एल बराबर, देखो यहाँ पर डेल एल बराबर, पी सेम है,
है ना। तो P सेम रख दो, तो P L1 इंटू A1 इंटू E1, P L2 A2 E2, P L3 A3 E3। ठीक है, तो इधर कर देता हूँ सोल में ऊपर, यहाँ पे यहाँ देख लेना आप। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखूंगा से तो डेल एल, पी की वैल्यू हम कॉमन लेते हैं ना, पी कॉमन ले लिया, यानी कि हमने 1000। और ई भी शायद इसका सेम है ना, तो ई भी इसका सेम है, ये भी ये ई ही आएगा, सब में पूरा में ई आएगा ये, है ना। इसे कर सकते हैं ना, पूरे में ई आ जाएगा ना। तो पी अपॉन ई हमने इसका, पी अपॉन ई हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो हमने लिया पी अपॉन ई, हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, L1 A1 L2 A2 L3 A3, है ना। तो ये डालल बचा, और P कितना हमारे पास 1000, ई कितना 200 GPA। अब 200 GPA को लिख सकते हैं 200 गुना 10 की पावर 3, अभी पीछे तो बताया। तो L1 कितना, यार ये यहाँ पर नहीं एडजस्ट हो पाएगा ना। ऐसा करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं नई, एक हम नई स्लाइड लेते हैं, एक नई स्लाइड ऐड करते हैं इसमें, हम इसमें एक नई स्लाइड ऐड करते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ना इसको, यहाँ पे आएगा अभी। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कलर। ठीक है, तो अभी हमने जो फॉर्मूला देख रहे थे, वो हम देख रहे थे डेल एल बराबर पी, हमने लिखा था पी एल, चलो यहाँ पे कर देते हैं, पी इंटू ई हमने कॉमन ले लिया था, हमारा आ गया L1 E1 L1 A1 L2 A2 L3 A3। ठीक है, तो हमारे पास पी कितना होगा 1000 न्यूटन, ये कितना था हमारे पास 200 GPA, 200 10 की पावर 3। अच्छा, L1 आप बता सकते हो कितने था हमारा, L1 था हमारा शायद 300 ना, 300, और A1 कितना था इसका 40, और L2 हमारा कितना था, L2 L2 था हमारा 500, और ये था 20, और ये था हमारे पास हम्म, ठीक है। तो काट दो सर, इससे कट गया, इससे कट गया 25, इससे कट गया, और इससे ये कट गया, है ना। तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर ये कट गया, 30/40, 30/4 प्लस के 25, और ये 20 यानी कि 6, और फिर पॉइंट, फिर 6 6 6 ऐसा कुछ करके आएगा। इसे आप सोल्व कर लेंगे ना, ये किसी कैलकुलेटर के माध्यम से आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, या मैं आपको करके दिखा सकता हूँ सोल्व दो। तो जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा ये P डिवाइड बाई 4 5 6 6.66 0.195, है ना।
तो इसका आ गया 0.195 पूरा सोल्व करने के बाद 0.195। अब ये आएगा हमारे पास mm में, तो हमारे पास इतना इलोंगेशन होगा। ठीक है, कंपोजिट सेक्शन का, कंपोजिट सेक्शन में क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो इजीली है, आसानी क्वेश्चन होते हैं इसके, ज़्यादा भारी क्वेश्चन। इलोंगेशन टेपर्ड बार, टेपर्ड बार में, टेपर्ड बार का बस तुम फॉर्मूला याद कर लेना, एक ही फॉर्मूला है इसका, ये ऐसे कोई हमारे पास ऐसे ना, ये कोई ऐसे, ठीक है, और ऐसे टेपर्ड है ना, इसे मान लो कि D1 है, इसे मान लो कि आप D2 है। ठीक है, तो इसका जो इलोंगेशन होता है डेल एल बराबर 4 PL/पाई इंटू ई इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना बस। ठीक है, इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। जितने भी जेईई के पेपर हैं उसमें इससे बाहर शायद मुश्किल पूछता है ना। इलोंगेशन बोर्ड ड्यू टू सल्फेट, हाँ इसका भी इलोंगेशन याद कर लेना यार। इसका इलोंगेशन होगा इसका इलोंगेशन डेल एल बराबर गामा इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2E, ये होता है इसका मेन फार्मूला। ठीक है, और इसका एक फार्मूला होगा ये डेल एल बराबर PL/2AE, एक ये भी इसका फॉर्मूला होता है ना, इलोंगेशन ड्यू टू सल्फेट का, लेकिन ये वाला याद कर लेना। ठीक है, और ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस पूरे फॉर्मूले में कहीं एरिया नहीं आता इसका बेसिक फॉर्मूले में, तो इसलिए एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और ये आपका फिर इसका रूप है, इसको इसको बनाया है ना बाद में। ठीक है, तो इसके आप फॉर्मूले दोनों याद कर लेना। और ये जो फॉर्मूला है देखो PL/2AE, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यदि हमारे पास यूनिफॉर्म रोड है और उस पर P लोड लगाया है ना, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, PL/A/E, तो इसका हाफ है ना, इसका 1/2 है, ऐसे भी पूछ लेता ना क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, हाँ तो ये फिर थर्मल स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेसेस हम देखें। देखो भाई, वैन जब हम किसी भी मटेरियल को अंडरगो, मतलब किसी भी मटेरियल को टेम्परेचर चेंज करेंगे, ठीक है, तो आइदर या तो इलोंगेट होगा या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डिपेंड ऑन द वेदर ऑफ टेम्परेचर। वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, या तो हमारा जो मटेरियल होगा तो इलोंगेट करेगा, या हमारा मटेरियल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि सिकुड़ेगा। तो इज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द मटेरियल if the elongation or contract it's not restricted, यदि वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो फ्री होगा, तो देन जो मटेरियल होगा हमारा क्या हुआ, डज नॉट एक्सपीरियंस एनी स्ट्रेस। अगर कोई भी रोड ऐसे फ्रीली हम छोड़ देंगे, या कोई भी आप रोड लीजिए ऐसे हमने फ्रीली छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके अंदर कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। यदि आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे बढ़ने से, तो जो तो फिर उसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो फैक्ट अंडर द अंडर को स्ट्रेन आएगी लेकिन स्ट्रेस नहीं आएगा। तो द स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज कोल्ड थर्मल स्ट्रेन, और इसे हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, थर्मल स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ये स्ट्रेन होगी हमारे पास। ठीक है, तो टेम्परेचर स्ट्रेन होगी, ये तो थर्मल स्ट्रेन TH करके लिखता है ना, थर्मल स्ट्रेन, तो इसे हम कहें अल्फा इंटू डेल्टा। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, और मटेरियल प्रॉपर्टी, और ये डेल टी क्या है, चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, चेंजिंग टेम्परेचर, द फ्री एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मटेरियल व्हेन द रिस्ट्रेंट इंड्यूस स्ट्रेस, जब आप उसे रोक दोगे आगे बढ़ने से तो उसके अंदर स्ट्रेस जनरेट होगी, तो मटेरियल एंड रिफर्ड थर्मल स्ट्रेस, उसे बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस को भी आप सिंपल लिख सकते हो, जैसे हमारे पास स्ट्रेस होगी ना थर्मल स्ट्रेस, तो आप थर्मल स्ट्रेस को ऐसे लिखोगे TH, तो आप इसे अल्फ़ा इंटू डेल टी इंटू ई कर दोगे, तो इसके अंदर ही आपके पास थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, ए रोड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट
दैट वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर कॉपर सो इन द फिगर। अच्छा फिगर नहीं, तो द इलास्टिक मॉडुलस कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन इतना है और कॉपर का इतना है। तो टेम्परेचर द रोड राइज बाई 50 डिग्री सेल्सियस टू डिटरमाइन द फोर्स एंड स्ट्रेसिस। देखो इसमें दो चीज़ निकालनी है, फोर्स और स्ट्रेसिस, है ना। तो एक्टिंग ऑन द रोड। अच्छा, तो इस पहले इसका डायग्राम बनाते हैं ना। इसका डायग्राम है मेरे पास, है ना। अच्छा इसका डायग्राम ये है, इसका डायग्राम इधर बना देता हूँ। इधर देखना ध्यान से डायग्राम इसका। इसका डायग्राम हमने ऐसे कर दिया। एक स्टील की रोड है ये, ठीक है। और ये है आपके पास कॉपर की रोड, और यहाँ पे थोड़ा गैप है। ये गैप कितना है, 0.4 mm, 0.4 mm का है, ठीक है। और ये स्टील है, ये स्टील लिख लो। एक कॉपर है, सी यू लिख दो। और इसकी 75 mm लेंथ है, और इसकी इसकी 50 mm, इसकी 75 mm, और इसकी 50 mm। और ठीक है, क्या डायग्राम है यार, 70 mm स्क्वायर हो सकता है शायद ये, और ये 50 mm स्क्वायर है ना। 0.5 मीटर है इसकी जो लेंथ है, 0.5 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसकी 0.75, इसकी 0.75 मीटर है, ठीक है। ये बनाने का है। तो इसमें मैं बताना ना, ठीक है। तो इसमें बीच में गैप है, तो हमने पहले देख लेते हैं कि रोड फ्रीली कितना एक्सपेंड हुआ है ना। तो फ्रीली एक्सपेंड करने के लिए क्या फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला लगा दो स्ट्रेन का। ऐसे देख लो, ये थर्मल स्ट्रेन होगी, ये आपको ये आपको मान लो। अच्छा इसमें एलोंगेशन चेक करेंगे ना हम, इसमें एलोंगेशन टोटल कितना एलोंगेशन हो जाएगा, है ना। तो इसका हम एलोंगेशन चेक करेंगे। इसका एलोंगेशन होगा अल्फ़ा इंटू डेल टी इंटू एल, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू डेल टी इंटू एल। ये आपके पास स्टील का हो जाएगा, और ये आपके पास कॉपर वाला पोर्शन का हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसका अल्फ़ा स्टील वाले का दिया हुआ 11.7 × 10⁻⁻6 प्लस, नहीं गुणा, डेल्टी कितना होगा इसका, इसका डेल्टी दिया हुआ 50 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो रहा है ना। और लेंथ कितना दिया है इसका, लेंथ दिया है इसका 0.5 मीटर, यानी कि 500 mm, ठीक है। प्लस अल्फा से कितना दिया, 21 पॉइंट, इस अल्फा कितना दिया, 21.6 गुणा 10⁻⁻6 गुणा, ये 50 चेंज हुई, 75 मीटर, यानी कि 750 mm। और इसके पास कितना आ गया, ऐसा मान लो डेल टी, यानी कि इसका टोटल इलोंगेशन चेक कर रहे हैं। यानी कि हमने मान लिया जो यहाँ पे ये वाली रोड है ना, ये वाली नहीं है, अभी के लिए नहीं है, हमने हटा दिया। अब फ्रीली एक्सपेंड देख रहे कितना होगा। तो ये फ्रीली एक्सपेंड इसका जो आंसर आएगा 1.011025। ये तो इतना आएगा सोल्व करके ना। अच्छा, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 0.4 मीटर का गैप है, और हमारा एलोंगेशन इतना है, तो यानी कि कुछ हमने रोक दिया। और जैसे ही हमने एलोंगेशन को रोक दिया, रोकने के बाद, जैसे हमने एलोंगेशन को रोका है, रोकने के बाद उसमें क्या होगी, स्ट्रेसिस डेवलप होगी, है ना। तो उसके अंदर क्या होगी, स्ट्रेसिस डेवलप होगी। अब स्ट्रेसिस डेवलप होगी, देखते हैं कितनी, कितना एलोंगेशन रुका हुआ है वो देख लेते हैं ना। तो रिस्ट्रेन देख लेते हैं। तो रिस्ट्रेन डिफ्लेक्शन कितना है इसका, यानी कि टोटल में से घटाओ 1.025, 1.1025 है, माइनस के 0.4, ये कितना बचा भाई आपका, ये बचेगा आपका 0.705, ठीक है। तो हमने इतने mm का रोक दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फोर्स भी निकालने हैं और स्ट्रेस भी निकालने हैं। तो फोर्स हम कैसे निकाल लेंगे, देखो जो रिस्ट्रिक्शन जो डेल एल है,
माने रिस्ट्रिक्शन जो डेल एल है हमारे पास, रिस्ट्रिक्शन डेल एल, हमारे पास देखेंगे जो रिस्ट्रिक्शन डेल एल है, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन डेल एल कितना है, डेल एल बराबर ये है ना पी एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला पढ़ा ना हमने, ये किसके केस में लगाओ, स्टील के केस में लगाओ, प्लस एक फॉर्मूला पढ़ा ना हमने पी एल अपॉन ए इंटू ई, ये आप कॉपर के केस में लगाओ। तो इसका जो डेल एल कितना कितना रुका इसका, तो 0.705, और पी हमें निकालना, एल कितना है इसका 500 में, ए कितना है इसका, अच्छा वो एरिया है ना, तो इसका एरिया है 75 mm², जो 75 दिया हुआ ना वो 75 एरिया है भाई वो, ठीक है, इंटू पीछे डायग्राम में अगर आप देखोगे ना, पीछे डायग्राम में यहाँ पे 75 मीटर स्क्वायर ये एरिया दिया हुआ है ना, ये वाले, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 75 इंटू ई, ई इसका कितना दिया हुआ, स्टील का ई कितना दिया है 200 तो नहीं दिया, हाँ 200 है, इसका 70 है, ठीक है। तो इसका हमने 200 दिया हुआ, तो 200 जी पी का मतलब 200 गुना 10 की पावर 3, प्लस पी हमें निकालना है, एल हमारे पास है 750, हमने पीछे लिखा था, और ये आपके पास दिया 50, और ये आपके पास गुणा करके 70, 70 गुणा 10 की पावर 3। तो यहाँ से जो पी की वैल्यू आएगी भाई, वो आपके पास पी की जो वैल्यू आएगी वो 116.65 किलो न्यूटन आएगी, ठीक है। और यहाँ से आप सिग्मा स्टील निकाल सकते हो, सिग्मा स्टील कैसे निकालोगे, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, एरिया ऑफ स्टील ले लियो, ऐसे निकल जाएगा। और आप सिग्मा अपॉन सिग्मा कॉपर भी निकाल सकते हो, ये कैसे निकाल लोगे, पी अपॉन एरिया ऑफ कॉपर। तो ये आपको सोल्व करना है ना, ये भी आप सोल्व कर सकते हो, ये भी आप सोल्व कर सकते हो, ये आपके पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये भाई गेट 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं ना इस क्वेश्चन में क्या है। तो इसमें है आपका, इसमें है टू आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल सर्कुलर रोड है, सेम डायमीटर सेम लेंथ है, are the subjected to the same magnitude axial tensile force, one of the rod made out of mild steel, एक mild steel की बनी हुई है, और having the modulus elasticity कितनी 206, और the other rod made कितने की कास्ट आयरन की, और modulus elasticity कितनी 100। तो assume करो both the material have the and isotropic homogeneous isotropic and the axial force causes same amount of यूनिफॉर्म स्ट्रेस इन द बोथ रोड, मतलब बोथ दोनों रोड में एकदम मतलब एक समान स्ट्रेस है, द स्ट्रेस डेवलप्ड आर विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट के मतलब एक्सियल फोर्स सेम लगा हुआ है ना, और प्रोपोर्शनल लिमिट के रिस्पेक्टिव में बतानी है जो मटेरियल की विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा कौन सा इसमें करेक्ट है। अच्छा पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बोथ रोड इलोंगेटेड बाय द सेम अमाउंट, माइल्ड स्टील रोड इलोंगेटेड मोर देन द कास्ट आयरन, cast iron rod elongated more than the mild steel rod as the stresses of the equal of the strain। अच्छा तो इसमें हमने एक वो पढ़ा था ना, हमने इसमें एक वो, अच्छा इसमें क्या दिया है, इसमें एक तो ई दिया हुआ है ना, बस ई दिया हुआ है ना, और तो कुछ नहीं दिया, स्टील इसमें भी ई दिया हुआ है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है इलोंगेशन का, डेल एल बराबर पी एल अपॉन ए इंटू ई, तो जो डेल एल है, डेल एल की 7/ई से, अब जिसका ई ज़्यादा होगा उसका एलिंगेशन क्या होगा, कम होगा, सिंपल, इससे इससे लगा के देख लेते हैं आ जाए आंसर। तो बहुत रोड एलिंगेटेड सेम अमाउंट गलत, ये तो आपका गलत ही हो गया ना, माइल्ड स्टील रोड माइल्ड स्टील का ज़्यादा है, इसका मतलब कम होगा, गलत हो गया। कास्ट आयरन रोड इलोंगेट मोर देन, हाँ ये सही है, सी आंसर सही है इसका ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करो, बढ़िया 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 क्वेश्चन था ये ना। अच्छा एक स्टील बार है 40 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन सब्जेक्ट टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड इतना है, इफ द लेंथ ऑफ द बार 2 मीटर है, और ई आपके पास है 200 GPa, द इलोंगेशन ऑफ द बार, अच्छा इलोंगेशन बताना है बार के अंदर, ठीक है। इलोंगेशन तो तुमने कहीं बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिया आज,
डेल बराबर पी एल अपॉन ए इंटू ई। इससे सोल्व करके देखो, पी की वैल्यू कितनी दी है 200, गुणा 10 की पावर 3 कर दो यहीं कहीं। एल लेंथ कितना दिया है इसमें, लेंथ 2 मीटर यानी कि 2000 mm ले लो इसे। सेम, ठीक है। एरिया, एरिया क्या कर लोगे, पाई बाई, एरिया 40 × 40 स्क्वायर दिया है ना, 40 × 40 कर दो। अच्छा फिर क्या है, ई की वैल्यू 200 GP यानी कि 200 गुणा 10 की पावर 3 कर दो। और 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3, 200 से ये काट दिया 10, और एक जीरो ये कट गई 4, एक जीरो से एक जीरो कट गई 4 5, तो 1.25 आ गया इसका आंसर, 1.25 है ना। तो सोल्व करना क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन ये, द two tampering bar of the same material are subjected to a tensile load P, and the length of the bar the same, large diameter of the each of the bar is D। ठीक है, the diameter of the bar A at the its smaller end D by 2, and that of the bar B is the D by 3। what is the ratio of the elongation of the bar A टू दैट ऑफ द बार बी। अच्छा देख, दो दो टेम्परिंग बार है ना हमारे पास, ये लो दो टेम्परिंग बार ले लिया हमने, है ना। एक ये ले लिया, एक हमने ये ले लो थोड़ा टेम्परिंग बार ना। इसने कहा कि दोनों में सब्जेक्टिव टेंसाइल लोड कितना लग रहा है, पी लग रहा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द बार, लेंथ ऑफ द बार सेम, लेंथ सेम यानी कि एल सेम मान लो, and the diameter of the bar, और द लेंथ ऑफ द बार सेम है, द लार्ज डायमीटर ऑफ द ईच, लार्ज मतलब ये मान लो कि इसका डी है, दोनों का डी है, लेकिन इसका जो ए का है, ए का कितना डी बाई 2 है, और इसका कितना डी बाई 3 है। ये मान लो बी बार है, ये मान लो हमारे पास ए बार है। क्या पूछा है ना, इन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलोंगेशन। अच्छा यदि मैं डेल एल, यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि मैं लिख दूँ डेल एल ए, डेल एल क्या होगा 4 PL अपॉन पाई इंटू ई इंटू डी, इंटू डी, D1 इंटू D2 होता है ना, तो इंटू डी इंटू ये कर दो, तो कितना था इसका D/2, यानी कि 2 ले जाओ ऊपर, ठीक है। D/2 में 2 ऊपर ले गए। अच्छा डेल एल बी लिख दो 4 PL, है ना, पाई इंटू ई इंटू इंटू D1 इंटू D2 यानी कि D/3, तो D इंटू D/3, 3 ले गए ऊपर, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला कहाँ से, फॉर्मूला ये वाला है भाई, डेल एल बराबर 4 PL अपॉन पाई इंटू ई इंटू D1 इंटू D2, ये कराया ना टेम्परिंग रोड का, ठीक है, उसका एलोंगेशन टेम्परिंग रोड। क्या पूछा है, A to B पूछा है, तो डेल ए, मतलब ए का डेल ले लेंगे और डेल बी का ले लेंगे, ठीक है। तो इसे काट दो भाई, देखो देखो कैसे काटोगे, आ गया, ठीक है। तो भाई आपका A to B कर दो इसे ना, तो ये जाएगा आपके पास यहाँ पे, ये कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा, तो नीचे से सब कट जाएगा ना, ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचेगा ये, हाँ ठीक है, तो आएगा 2/3 आ जाएगा, 2/3, ठीक है, 2/3 आ जाएगा A to B, ठीक है। देख लेना सोल्व करके, इतनी इतनी कैलकुलेशन कर दोगे। अच्छा 8वां क्वेश्चन, ये देखो, एक स्टील रोड ई दिया है, अल्फा दिया है, और हीटेड फ्रॉम 30 से 50 80 डिग्री सेल्सियस, तो वाइल फिक्स द बोथ एंड द थर्मल स्ट्रेस। अच्छा कोई जब दो एंड हमने फिक्स कर दिए तो उसके अंदर, उसका मतलब है कि उसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट हुई, अब कितनी स्ट्रेस जनरेट हुई ये हमें निकालना है ना। अच्छा तो हमने हमने थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अल्फ़ा इंटू डेल टी इंटू ई, ठीक है। तो अल्फ़ा, अल्फ़ा आपके पास 12 × 10⁻⁶, डेल टी कितना होगा 50, यानी कि टेम्परेचर 30 था पहले, अब कितना कर दिया 80, यानी कि डेल टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 80 - 30, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस। तो है 50 डिग्री सेल्सियस इंटू ई आपके पास 200 GP, यानी कि 200 गुना 10⁻⁻3, ठीक है। इससे आप सोल्व कर लेना, हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सर्कुलर रोड, डायमीटर
20 mm है एंड 500 mm लॉन्ग है, सब्जेक्ट टू टेंसिल फोर्स इतना है, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी फॉर द मटेरियल इतनी, फाइंड द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलोंगेशन ऑफ द सर्कुलर रोड। अच्छा, एक इसमें बताना ना, तो हमें स्ट्रेस बताना है ना, और स्ट्रेन बताना है और इलोंगेशन बताना है ना। एक एक सर्कुलर रोड है, डायमीटर 20 mm, 50 mm लॉन्ग है, ठीक है, फोर्स इतना है एंड मॉडुलस वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल इतनी है, ठीक है। तो इलोंगेशन ऑफ द सर्कुलर रोड स्ट्रेस, तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस बराबर, तो फोर्स कितना दिया, 45 किलो न्यूटन दिया, तो 10 की पावर 3 लिख डायरेक्ट है ना। ऐसे फिर बस सोल्व करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एरिया के पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, यानी कि 20 × 20। करो भाई सोल्व हिसाब, हिसाब कैसे सोल्व करोगे, देखो ये आपका 45 गुणा, ये हो जाएगा और फिर गुणा कर दो 4 की बराबर, डिवाइड करो पाई, पाई गुणा 20 × 20, ये 143.23, ये आ गया 143.23, ठीक है। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो स्ट्रेन, अच्छा हमने पढ़ा था है कि स्ट्रेस ई इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन आ जाएगी सिग्मा इंटू ई। अब सिग्मा कितना है इसका, 143.23 डिवाइड बाई ई कितना, 2.1 गुना 10 की पावर 5। तो करो इसे, इसे करो भाई, डिवाइड करो भाई से, 2.1 गुणा 10 की पावर 5, तो आ गया 0.00068, है ना, ये आ गया आपके पास 0.00068, ठीक है। इलोंगेशन, इलोंगेशन कैसे निकाल लोगे, डेल एल बराबर होगा आपके पास स्ट्रेन इंटू एल, ठीक है। तो एल की मल्टीप्लाई कर देना स्ट्रेन के अंदर, आपके पास डेल एल आ जाएगा, तो डेल एल आ जाएगा आपके पास, टोटल डेल एल कितना आ जाएगा आपके पास, ये कितना है 500 mm है ना, तो बराबर गुणा कर दो 500 mm की, तो 0.341 mm, ठीक है। तो इन नाप के निकल गए, स्ट्रेस भी निकल गई, स्ट्रेन भी निकल गई और इलोंगेशन भी निकल गया, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द मटेरियल विच शो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी कॉल्ड, होमोजेनियस मटेरियल, विस्को इलास्टिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल या एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। तो जो डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन की, वो एनाइसोट्रोपिक में होती है, ठीक है। इसे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अच्छा, होमोजेनियस, होमोजेनियस जो मटेरियल है, this material have uniform composition and property throughout, regardless of where you take a sample form, material characteristics remain the same. Example, pure metal and well mixed alloy, ठीक है। और विस्को इलास्टिक, द मटेरियल एग्जिबिट द बोथ, यानी कि इलास्टिक होगा यानी कि सॉलिड, लाइक सॉलिड होगा, विस्कस होगा जैसे फ्लूइड, तो बिहेवियर करेगा मतलब दोनों का डिपेंड करता है ना, बहुत टाइम एंड अप्लाइड फोर्स। तो एग्जांपल पॉलीमर हो गया, रबड़ हो गया, बायोलॉजिकल टिश्यू हो गया ना। आइसोट्रोपिक मटेरियल, दिस मटेरियल हैव द सेम मैकेनिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, प्रत्येक डायरेक्शन में सेम मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। दिस स्ट्रेंथ स्टिफनेस अदर प्रॉपर्टी रिमेन अनचेंज रिगार्डलेस एंड ओरिएंटेशन, एग्जांपल होगा ग्लास, मेटल, ठीक है। Anisotropic, these are material exhibit different property in the direction, डिफरेंट डायरेक्शन मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है, ठीक है। तो दे आर द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन, एग्जांपल होगा वुड, ठीक है, कंपोजिट एंड सर्टेन ये क्रिस्टल्स, और ये आपके पास स्ट्रोंगर अलोंग द ग्रेन, वुड क्या होती है, स्ट्रोंगर अलोंग द ग्रेन होती है, ठीक है। तो सेम इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। और होमोजीनियस में सेम, और आपके पास आइसोट्रोपिक में ऑल डायरेक्शन में सेम, ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल जनरली एब्जॉर्ब मोर,
impact loading than a brittle metal। तो ये जो डक्टाइल है, इसने क्या पूछा है कि जो डक्टाइल मटेरियल है वो जनरली एब्जॉर्ब करते हैं मोर इम्पैक्ट लोडिंग देन ए ब्रिटल। बिल्कुल सही बात है ये तो। जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो ज़्यादा लोडिंग लेते हैं ब्रिटल मटेरियल से। ठीक है। अच्छा, डक्टाइल मटेरियल जनरली हैव हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ देन द ब्रिटल मटेरियल ना, ये तो भाई गलत है बिल्कुल। डक्टाइल मटेरियल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं ले पाते, लेकिन जो इम्पैक्ट लोड है वो ज़्यादा ले पाते हैं ना। तो ये इसका सिस्टम सही है, रीज़न गलत है। तो ए तो ट्रू है, लेकिन आर इसका ये है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। इसे एक्सप्लेनेशन देख लो, अगर आपको एक्सप्लेन देख लो। ट्रू, पहला ट्रू है। कैसे डक्टाइल जो मटेरियल होते हैं कैन बी डिफॉर्म सिग्निफिकेंटली बिफोर ब्रेकिंग। ब्रेकिंग से पहले एक सिग्निफिकेंट देते हैं ना, साइन देते हैं। तो अलाउइंग दैम टू ऑब्जर्व मोर एनर्जी अंडर इम्पैक्ट, दिस प्रॉपर्टी नोन एज टफनेस, है ना। द कॉन्स्टेंट ब्रिटल मटेरियल लाइक ग्लास और कास्ट एंड फ्रैक्चर सडनली विद द लिटिल डिफॉर्मेशन। ठीक है, वही हमने पीछे बताया। और ये देखो सेकंड वाला, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द रेफर टू मैक्सिमम स्ट्रेस ए मटेरियल can withstand before failure, while some ductile material have the higher ultimate strength than brittle material. So this is not always in the case. Some brittle material, such as a high strength ceramic, can have a higher ultimate strength than the certain ductile material। ठीक है, इसको देख लेना आप ना, बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।